स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ शिवांगी वाजपेयी। इस बुलेटिन में बात बीजेपी के मिशन 22 की करेंगे और बताएंगे कि 17 की बाजी दोहराने के लिए बीजेपी 22 में कौन सी कवायद करने में जुटी है। साथ ही बात करेंगे एक गैंगस्टर के सोशल दस्तक की, जो प्रशासन और पुलिस की पकड़ से तो दूर है लेकिन लोगों के जहन में दस्तक दिए हुए है। वही बात करेंगे कुंभ पराई कैग रिपोर्ट की। साथ ही दिखाएंगे कि बाढ़ की विनाश लीला कैसी रही और फिर बात भारत समाचार की बड़ी पहल की करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिशन 22 को पूरा करने की कवायद में जुटी बीजेपी प्लानिंग के साथ साथ रूठों को मनाने की जुगत भी अब तेज कर चुकी है, लेकिन किस तरह, इस रिपोर्ट से समझिए। मिशन 22 की तैयारी में बीजेपी लखनऊ से दिल्ली तक महामंथन, रूठे साथियों को मनाने की कवायद, मंत्रिमंडल का विस्तार। मिशन 2022 को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ जारी है। जहां एक तरफ रूठों को मनाने की कवायद की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2017 जैसे नतीजे पाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसी रणनीति को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दिग्गजों का महामंथन हुआ। जी हां, मिशन 22 को पूरा करने के लिए बीजेपी हर मोर्चे पर तैयारी करने में जुटी है। 2017 जैसे नतीजे दोहराने के लिए पार्टी ने लखनऊ और दिल्ली को एक कर दिया है। इसी कड़ी में गृह मंत्री आवास पर देर रात बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और यूपी बीजेपी संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद सदस्यों के मनोनयन पर मंथन हुआ। सीटों पर चर्चा हुई कि भाई हमारे लोग सम्मानजनक सीटें पाएंगे तो मनोबल से जल्दी से लाभ होगा। तो सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, अच्छे सार्थक रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम इनकी लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने बताया भी, हमने बताया भी कि भाई 2015 से पहले, 13 से पहले हम पेशे से चिकित्सक थे, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी आवाज़ को सदन तक उठाते रहे। दूसरा, मंत्रिमंडल और जो भी है, मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे लोग असंतुष्ट इसलिए हैं कि जो वादा हुआ था उस पर पूरा नहीं हुआ, तो उस पर अब आगे जो हुई, उन्होंने कहा पीछे की बातें भूल जाओ, आगे जो भी कुछ होगा उसमें सम्मानजनक हिस्सेदारी आपको मिले। दरअसल इसके पीछे सरकार में जगह न मिलने की नाराजगी बताई जा रही है, लिहाजा पार्टी चुनावी बिगुल बजने से पहले सामाजिक समीकरण साधने के लिए कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर सहमति बनानी शुरू कर चुकी है। ऐसे में पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार कर विधान परिषद में 4 सदस्यों का मनोनयन की प्लानिंग कर रही है, जिसमें संजय निषाद, अरविंद कुमार शर्मा, जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और सपा का कहना है कि बीजेपी की अब कोई बैठक काम नहीं आने वाली है, जनता उन्हें नकार चुकी है। अमित शाह जी ये बताएं कि राजभर के साथ उन्होंने क्या किया, और वही हाल कमोबेश डॉक्टर संजय निषाद की भी होने वाली है। जो डॉक्टर संजय निषाद को अगर सच मायने में उनके दलित पिछड़ों के अगर वो हक चाहते हैं राजनीतिक और उसका सामाजिक हक चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी सुनिश्चित है। इस सरकार ने 5 साल कोई काम नहीं किया, सिवाय सांप्रदायिक सद्भाव को, माहौल को बिगाड़ने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए ऐन मौके जब देख रहे हैं कि सरकार जाने वाली है, तो ये तरह तरह के हथकंडे अपना के अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर ये निरर्थक होगा। यूपी चुनाव में भले ही कुछ महीनों का समय बचा हो, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी चाल चलना शुरू कर चुकी हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद कर रहा है, तो वहीं बीजेपी रूठों को एक बार फिर से साथ लाने की कोशिश में है। अब देखना यह है कि 22 की बाजी किसके हाथ लगती है। यूपी के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी महीनों का समय बचा हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी चाल चलना शुरू कर दी हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद कर रहा है, तो
तो बीजेपी रूठों को एक बार फिर से अपने साथ लाने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि 22 की बाजी किसके हाथ लगती है। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित भव्य कुंभ को सबसे बड़ा और सफल आयोजन बताकर दुनिया में अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन इसे लेकर सीजी की रिपोर्ट से कई तरीके की खबरें आ रही हैं। ऑडिट में कई तरह की अनियमितताएं और खामियां उजागर हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुंभ आयोजन पर बड़ा खुलासा, सरकार के दावों पर सवाल, कैग रिपोर्ट में खुली पोल, कुंभ की कमियां उजागर। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार कुंभ मेले को लेकर अपनी पीठ थपथपाती नहीं थकती, तो वहीं दूसरी तरफ कैग रिपोर्ट में कुंभ मेले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कुंभ 2019 को लेकर कई तरह की खामियां सामने आई हैं। कुंभ मेले के लिए 2425 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने 1281 करोड़ और बाकी की धनराशि राज्य सरकार ने व्यय की थी। सरकार स्थायी निर्माण का प्लान बनाने में पूरी तरह से विफल रही और अस्थायी निर्माण कार्यों को लेकर कोई मानक भी तय नहीं किए जा सके। कई आवंटित धनराशि और व्यय की सही स्थिति अब तक पता नहीं चल सकी। कुंभ मेला के ऑडिट हम कर रहे थे, उसके मेला की ऑडिट नहीं है, हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाई गई है मेले को ठीक तरह से संचालन करने के लिए उसके ऑडिट कर रहे थे। तो उसके हिसाब से हमने जैसे बताया आप लोगों को कि इनके एक जो ओवरऑल हम चाहते हैं कि ओवरऑल एक डेवलपमेंट प्लान बने, कुंभ के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बने, प्लस उनका कोई मानक हो, जैसे किस चीज़ के लिए कितने चीज़ें बनाएं, कितने लोगों के लिए बनाएं, उसका एक मानक हो, उस टाइप का नहीं है। और उनका जो वर्क्स जितने हुए थे, लगभग 15% वर्क जो है कुंभ मेला शुरू होने तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, दूसरे विभागों से कराए गए कार्यों की रिपोर्ट नहीं, आपदा राहत कोष से दिए गए करोड़ों रुपए, नियमों के विरुद्ध 65 करोड़ 87 लाख रुपए दिए गए, कार्यदायी संस्थाओं ने 231 करोड़ 45 लाख के बिल दिए। कुंभ मेले में भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार ने बचाव उपकरणों की खरीद की। एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा राहत कोष से 65 लाख 87 करोड़ का बजट परिवर्तित किया गया। पीडब्ल्यूडी ने बगैर वित्तीय स्वीकृति सड़कों की मरम्मत और सड़कों के किनारे पेड़ों पर चित्रकारी की। इसके साथ ही कुंभ मेले के दौरान विभिन्न विभागों ने निर्धारित समय सीमा का पालन भी नहीं किया। कुछ चीज़ें हैं, क्वालिटी इशू ऐसा है कि थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग जो होती है काम की, तो वो थर्ड पार्टी का क्वालिटी रिपोर्ट काफ़ी सारे हमें नहीं मिला। तो बातचीत ये जो मिला है लगभग सब मिल गए, लेकिन जो नहीं मिला डिटेल हम रिपोर्ट में लिख दिए हैं। तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं मिला, बट वो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, काम जो करने वाले लोग हैं उनसे संबंधित है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 143 करोड़ 13 लाख के बिल ही भुगतान के योग्य पाए गए। मौके का आदेश पर करा दिए गए कई काम, 21 करोड़ 75 लाख रुपए के गुम हो गए टिन, टेंट और फर्नीचर। 32 करोड़ 11 लाख रुपए का अधिक व्यय हुआ। ठेकेदारों को 2 करोड़ 40 लाख का लाभ पहुंचाया गया। इसके साथ ही कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में SC/ST के लिए हॉस्टलों और सुविधाओं को लेकर धन की बर्बादी का मामला उजागर किया है। वहीं आगरा में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना न हो पाने को लेकर भी कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताते हुए सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की है। जैसे मैं बोला कि डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से SDRF से भी कुछ पैसा डाइवर्ट करके पुलिस को दे दी गई उसी के काम करने के लिए, तो उसका थोड़ा अनियमित है। बस उपकरण कुछ खरीदे नहीं जा सके, उपयोग नहीं हो पाया पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे बैगेज स्कैनर वगैरह हुआ, बाकी कुछ चीज़ें हुई, वो आई भी तो है लेकिन यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि बाद में आई है।
सड़क कार्यों में अधिक अनुमान 3 करोड़ 11 लाख। 9 सड़कों के कार्यों के निर्माण में अतिरिक्त ऑफसेट बिछाने से 95 करोड़ 75 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि ठेकेदारों को अनियमित ठेके दिए गए। जितने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट था वो चला नहीं, और थाउजेंड्स ऑफ क्विंटल्स ऑफ गार्बेज जो है अभी भी पड़ी हुई है। तो उसके लिए किसी को एटलीस्ट वो चालू करके प्लांट को जल्दी काम शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद कैग ने इनमें मिली खामियों को भी बताते हुए रिपोर्ट लोक सेवा समिति को भेजी है। वहीं सरकार के स्कूल चलो अभियान की भी इस ऑडिट रिपोर्ट से पोल खुल गई है। 3 सालों से ज्यादा समय में 9 करोड़ 46 लाख कीमत के 6,55,000 स्कूल बैग गोदाम में डंप पड़े हैं। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। स्कूल बैग देने के लिए टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को देने थे स्कूल बैग। बेसिक शिक्षा की टेंडर प्रक्रिया में मिली विसंगति। स्कूल बैग की आपूर्ति और वितरण में हुई देरी। प्रयाग में 2019 में हुई कुंभ मेले को भले ही पूरी दुनिया में सराहना मिली, लेकिन सीएचई की ऑडिट रिपोर्ट ने कई कार्यों पर सवाल उठा दिए हैं। भारत समाचार के लिए प्रयागराज से धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट। यूपी में पुलिस के मोस्ट वांटेड 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो ने अब बाफर गैंग के शार्प शूटर यानी कि रोहित सांडू की फरारी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बद्दो ने खुलासा किया है कि पुलिस हिरासत से रोहित सांडू को छुड़ाने के लिए गैंगस्टर भूपेंद्र बाफर ने यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों का इस्तेमाल किया। बाफर को ये सिपाही मेरठ के डीएम और एसएसपी ने यूपी पुलिस के पूर्व नौकरशाह के कहने पर 2 गैंगस्टरों की हत्या के लिए दिए थे। शासन से शुरू हुई इस मामले की जांच फिलहाल बंद पड़ी है, लेकिन मेरठ से नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। देखिए। हेलो रीडर, मैं बदन सिंह बद्दो बोल रहा हूं। जी हां, 18 अक्टूबर की रात यूपी का मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो एक बार फिर से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रकट हुआ। इसके साथ ही बद्दो ने खोला गैंगस्टर से कनेक्शन। दो नौकरशाहों का गैंगस्टर से कनेक्शन। गैंगस्टर को अफसरों ने दिए गनर। बाफर ने सिपाहियों की मौजूदगी में मरवाया दारोगा। दो सिपाही बुलेट प्रूफ जैकेट से बद्दो की हत्या की साजिश। दारोगा की हत्या पर नौकरशाहों को मिला अभय दान। कुछ इसी अंदाज में अपनी कहानी जारी रखते हुए बद्दो ने बताया कि 28 मार्च 2019 को गाजियाबाद से फतेहगढ़ जेल लौटते वक्त उसकी हत्या की साजिश थी, इसलिए वो मेरठ आकर फरार हो गया। यूपी के पूर्व डीजीपी पर उसने इस साजिश और बात की साजिशों का ठीकरा फोड़ा। मेरठ के तत्कालीन एसएसपी और डीएम की इस हत्या की साजिश में भूमिका का खुलासा करते हुए बद्दो ने लिखा है कि उसे मरवाने के लिए वेस्ट यूपी के बड़े गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह बाफर को 2 सरकारी गनर, सरकारी बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराई गई, लेकिन बाफर ने इस सरकारी सुविधा का इस्तेमाल अपने शार्प शूटर को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए किया। 2 जुलाई 2019 को मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर हमला बोलकर भूपेंद्र बाफर और उसके गैंग ने रोहित सांडू की फरारी कराई। इस हमले में यूपी पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी बदमाशों की गोली से मारा गया। रोहित सांडू के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद जब भूपेंद्र बाफर की गिरफ्तारी हुई तो उसने स्वीकार किया कि सरकारी गनर और बुलेट प्रूफ जैकेट उसको मेरठ के डीएम ने दिए हैं। मेरठ के तत्कालीन डीएम अनिल ढींगरा और एसएसपी नितिन तिवारी ने जिला सुरक्षा समिति की बैठक में बाकायदा प्रस्ताव पास कराया और उसके बाद गैंगस्टर भूपेंद्र बाफर को 2 सरकारी गनर और बुलेट प्रूफ जैकेट दी थी। इस मामले में शासन से जांच भी शुरू हुई, लेकिन पूरा केस
टॉप से बॉटम तक बड़े नौकरशाहों से जुड़ा हुआ था और उनकी बड़ी भूमिका इस मामले में थी, इसलिए जल्द ही इस जांच पर पर्दा पड़ गया। दरअसल रोहित सांडू बाफर गैंग का शार्प शूटर था और भूपेंद्र बाफर उसके हाथों सुशील मूच की कोर्ट में हत्या करना चाहता था। इसलिए बाफर ने उसकी फरारी में पुलिस के हाथों ही पुलिस का खून बहाया। फरारी के लिए हमले के वक्त भूपेंद्र बाफर मौके पर मौजूद था और उसे मिले दोनों सिपाही इस वारदात में शामिल थे। इस वारदात में एक बदमाश को गोली लगी तो बाफर और उसके सरकारी सुरक्षाकर्मी घायल बदमाश को लेकर कंकरखेड़ा मेरठ के एक अस्पताल में आए और बदमाश को इलाज के लिए भर्ती कराया। 2 दिन तक अस्पताल में बदमाश का इलाज चलता रहा। बाफर की गिरफ्तारी के बाद सरकारी सिपाहियों की पूरी कहानी सामने आई। बदन सिंह बद्दो ने दावा किया कि उसे और सुशील मूच को बाफर के हाथों मरवाने की साजिश पूर्व नौकरशाह ने रची थी और इसमें मेरठ के तत्कालीन डीएम अनिल ढीगरा और एसएसपी नितिन तिवारी की बड़ी भूमिका थी। इस मामले में नौकरशाहों की भूमिका पर मुख्यमंत्री कार्यालय से एडीजी मेरठ से जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन वक्त बीत गया, बात बीत गई। इस मामले के आरोपी दोनों अफसर अभी भी मलाईदार ओहदों पर जमे हुए हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन उत्तर प्रदेश सरकार का यह मूल मंत्र है। मेरठ के पूर्व एसएसपी और डीएम जिन्होंने गैंगस्टर भूपेंद्र बाफर को हथियारबंद सिपाही मुहैया कराए, उस मामले की जांच की फाइल कहां है ये कोई नहीं जानता। इस समय आईएएस अनिल ढींगरा कानपुर में बिजली विभाग के प्रमुख हैं और आईपीएस नितिन तिवारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इंसाफ कहां है राम जाने। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। एक सोच कैसे किसी की जिंदगी के 1000 जख्मों को दूर कर सकती है, ये देखना हो तो झांसी की कहानी देखिए। एक बुजुर्ग थी, बीमार थी और अपनों ने मुंह मोड़ लिया था। जिंदगी जब सड़क पर आ गई तो भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा की सोच कैसे बड़ा सहारा बन गई, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत समाचार की बड़ी पहल, संपादक ब्रजेश मिश्रा का बड़ा कदम। झांसी की बुजुर्ग महिला को मिली मदद। कैंसर से जूझ रही है महिला। इस महिला को देखिए, इसे देखकर इनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। इसका दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन मदद का कोई सहारा नहीं। ये कैंसर पीड़ित बुजुर्ग महिला बांदा की रहने वाली है। 10 साल पहले मजदूरी की तलाश में अपने बेटों के साथ झांसी आ गई थी। इनका एक बेटा दिल्ली में मजदूरी करता है तो दूसरा बेटा अपनी मां के साथ झांसी में रहता है। 1 साल पहले कोरोना काल में महिला को कैंसर हुआ, जिसके बाद इनकी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। हमारे साथ जो बाई हैं, जो महिला है, 50 साल की उम्र है, सुनीता। आपको बता दें, सुनीता बांदा की रहने वाली हैं। इनको 1 साल पहले कैंसर हो गया था, जिससे वो कैंसर से जूझ रही थी। लेकिन आपको बात करें कि मकान मालिक ने इनको 2 दिन पहले घर से निकाल दिया था। मजबूर होकर माताजी बीच सड़क पर बैठ गई थी। तभी किसी समाजसेवी लोगों को जानकारी पड़ी तो उन्होंने इन माताजी को मेडिकल कॉलेज भेजा।
देखने के बाद तमाम लोग तमाम दर्शक भारत समाचार को धन्यवाद दे रहे हैं। अब जेएमएलएन माता जी यहाँ जो बैठ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत समाचार ने इस गरीब परिवार के लिए एक नेक काम किया, लोग इसको धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए माता जी यहाँ लखनऊ के लिए रवाना होंगी कुछ समय बाद, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत समाचार लगातार इस खबर को सुबह से दिखा रहा है, देर रात से भारत समाचार की टीम यहाँ पहुँच गई थी। इसके बाद मामले संज्ञान लेते हुए इनको लखनऊ के लिए रवाना किया जा रहा है। यहाँ पर लखनऊ में माता जी का यहाँ इलाज होगा। झांसी से एसएस झा की रिपोर्ट, भारत समाचार।